नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एवं एक समीक्षा पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए हैं? उत्तर, आर्थिक सुधार निम्न कारणों से आरंभ किए गए हैं। नंबर 1, क 1991 में भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। ख, सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय ने भारी उधारी को जन्म दिया। 1991 में राष्ट्रीय ऋण सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 60% था। सरकार ब्याज तक देने में असमर्थ थी। इसका मुख्य कारण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधन प्रबंधन की अक्षमता थी। ग, विदेशी मुद्रा भंडार जिन्हें हम आयातों के भुगतान के लिए रखते हैं इतने कम हो गए कि वे केवल 3 सप्ताह के लिए पर्याप्त थे। घ, खाड़ी युद्ध के कारण कीमतों के बढ़ने की दर दोहरे अंक में पहुंच गई, जिसने संकट को और बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति की दर 12% प्रति वर्ष था। अंगो, घटिया प्रबंध के कारण बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे। इस संकट का जवाब सरकार ने 1991 की नई आर्थिक नीति की उद्घोषणा करके दिया। प्रश्न नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए और अन्य देशों के साथ मुफ्त व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने बिना एक देश वैश्वीकृत होते विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकता। प्रश्न नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रण की भूमिका से स्वयं को सुविधा प्रदान की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित की भूमिका से स्वयं को सुविधा प्रदान की भूमिका अदा करने का बड़ा परिवर्तन किया। पहले एक नियंत्रक के रूप में आरबीआई खुद ब्याज तय करता था तथा प्रबंधकीय निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था, परंतु उदारीकरण के उपरांत इनमें सुविधा प्रदानता की भूमिका निभाई, जिनके अंतर्गत ब्याज दरों को बाजार बलों द्वारा निर्धारित होने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया तथा प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को प्रबंधन निर्णयों की स्वतंत्रता दे दी गई। उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक था। उदारीकरण के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, अतः बाजार में उत्तम प्राप्ति के लिए बैंकों को प्रबंध निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना आवश्यक हो गया। प्रश्न नंबर 4, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? उत्तर, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखता है। क, यह उन न्यूनतम रोकड़ की राशि अनुपात निर्धारित करता है जो हर व्यवसायिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है। इसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ख, यह उस न्यूनतम अनुपात का निर्धारण करता है जो नकद था तरल परिसंपत्तियों के रूप में एक बैंक को अपने पास रखना होता है, उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ग, रिजर्व बैंक वह ब्याज दर निर्धारित करता है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों के विनियम बिलों को छोड़ देगा, इसे बैंक दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, रुपयों के अवमूल्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय से जब विनिमय दर में गिरावट आती है जिससे एक मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है तो उसे अवमूलन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, अतः निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात कम हो जाते हैं। इस तरह व्यापार का संतुलन ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, इनमें भेद करें। क, युक्ति युग और अल्पांश विक्रय। ख, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार। ग, प्रशुल्क एवं अप्रशुल्क अवरोधक। उत्तर, क,
अल्पास विक्रय और युक्ति युक्त विक्रय। आधार, अल्पास विक्रय, युक्ति युक्त विक्रय। इसके अंतर्गत घरेलू सार्वजनिक निर्गत के द्वारा इक्विटी निवेशकों को प्रस्तावित की जाती है। इसके अंतर्गत 51% से अधिक शेयर एक महत्वपूर्ण क्रेता को बेच दिया जाता है। अन्य नाम, इसे विनि विनिवेश भी कहा जाता है। इसे निजीकरण भी कहा जाता है। ख, द्विपक्षीयता बहुपक्षीय व्यापार। आधार, द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार। नंबर एक व्यापार समझौते जिनमें दो देश शामिल होते हैं उन्हें द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। प्रचलन, विश्व व्यापार संगठन के गठन से पूर्व देशों में द्विपक्षीय व्यापार का प्रचलन था। बहुपक्षीय व्यापार। नंबर यह एक व्यापार समझौता जिनमें दो से अधिक देश शामिल होते हैं उन्हें बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर पक्षधर है। सी, प्रशुल्क तथा अप्रशुल्क अवरोधक। आधार, अर्थ, प्रशुल्क अवरोधक, अप्रशुल्क अवरोधक। नंबर एक, यह आयात और निर्यात पर कर के रूप में अवरोधक है। उद्देश्य, यह दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: घरेलू उद्योग की रक्षा करते हैं तथा सरकारी राजस्व को बढ़ाते हैं। अब प्रशुल्क अवरोधक, यह आयात पर लगाई गई मात्रात्मक प्रतिबंध या कोटा है जो भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। नंबर दो, यह केवल घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर, प्रशुल्क घरेलू वस्तुओं की तुलना में आयातित वस्तुओं को महंगा बनाने के लिए लगाया जाते हैं। इससे घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। यह घरेलू उद्योग की रक्षा के दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, परिणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ है? उत्तर, यह भुगतान संतुलन BOP के घाटे को कम करने और घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात पर लगाई गई कुल मात्रा या कोटे के रूप में प्रतिबंध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 9, लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण कर देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उत्तर, नहीं, इसका विपरीत है। हमें घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए। यदि हम लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करेंगे तो यह सरकारी राजस्व के लिए नुकसान होगा जो देश के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतिस्पर्धी, आधुनिकीकृत की और दक्ष होने के लिए लाभ की जरूरत है। प्रश्न नंबर 10, क्या आपके विचार से प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है? उत्तर, प्रापण भारत के लिए अच्छा है क्योंकि यह कई भारतीयों को रोजगार प्रदान कर रहा है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्यस्थ से देश में विदेशी मुद्रा ला रहा है। विकसित देश इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे विकसित और विकासशील देशों के बीच आय की असमानता कम हो जाएगी। यह उनके अपने देश में रोजगार के अवसर कम कर रहा है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह विश्व का प्रापण केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? उत्तर, भारत एक विश्व प्रापण केंद्र बन रहा है क्योंकि भारत में सस्ते दरों पर पर्याप्त कुशल जनशक्ति उपलब्ध है। भारत में ऐसी सरकारी नीतियां हैं जो प्रापण के पक्ष में हैं। भारत विकसित देशों से दुनिया के एक अन्य भाग में स्थिर है जिससे समय का अंतराल है। प्रश्न नंबर 12, क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही है? कैसे? उत्तर, सरकार ने कुछ लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों को विशेष स्वायत्तता देने का निर्णय किया। 1996 में नवरत्न नीति अपनाई गई जिसके अंतर्गत 9 सर्वाधिक लाभ कमा रही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया
गया तथा अन्य 97 लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लघुरत्न कहा गया। नवरत्न और लघुरत्न नाम के अलंकरण के बाद इन कंपनियों के निष्पादन में आवश्यक ही सुधार आया है। इन्हें आर्थिक प्रचालन और प्रबंधकीय स्वायत्तता दी गई, जिससे इनकी दक्षता और उसके द्वारा मुनाफे में वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 13, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से रहे हैं? उत्तर, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायित्व रहे हैं। भारत का एक मजबूत औद्योगिक आधार नहीं है, अतः सुधार अवधि में द्वितीयक क्षेत्र ने अधिक विकास नहीं किया। विदेशी निवेशक कृषि की भारतीय प्रकृति और जोखिम शामिल होने के कारण उन्हें कृषि में और निवेश में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें भारत अनुबंधित सेवाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लगता था। प्रश्न नंबर 14, सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? उत्तर, यह बिल्कुल सही कहा गया है कि सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ है। क, सुधार अवधि के दौरान कृषि में सार्वजनिक निवेश विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार, लीकेज, अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में कम हुआ है। ख, उर्वरक सहायकी हटाने से उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिसने छोटे और सीमांत किसानों को दुष्प्रभावित किया है। ग, इस क्षेत्र में बहुत जल्दी नीति परिवर्तन हुए हैं, जिसमें भारतीय किसानों को दुष्प्रभावित किया गया, क्योंकि अब उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। घ, कृषि में निर्यात उन्मुख रणनीति के कारण उत्पादन घरेलू बाजार के बजाय निर्यात बाजार के लिए हो रहा है। इससे खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के बदले नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित करवाया। इससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ गया। प्रश्न नंबर 15, सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं? उत्तर, औद्योगिक क्षेत्र का सुधार अवधि में निराशाजनक निष्पादन रहा है, क्योंकि क, सस्ते आयात। यह इस तथ्य के कारण है कि विदेशों में आने वाले सस्ते आयातों ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया और घरेलू उत्पादकों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ख, बुनियादी ढांचों की कमी, निवेश में कमी के कारण आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली आपूर्ति अपर्याप्त बनी रही। ग, विकासशील देशों में रोजगार के प्रतिकूल हालात, वैश्वीकरण ने रोजगार की स्थिति के संदर्भ में घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार की हालत प्रतिकूल है। घ, अनुचित वैश्वीकरण, भारत जैसे विकासशील देशों की अब भी उच्च अप्रशुल्क और उद्योगों के कारण विकसित देशों के बाजार तक पहुंच नहीं है। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें। उत्तर, जब हम आर्थिक सुधारों का सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो आर्थिक सुधारों को हानिकारक पाते हैं। अपने दृष्टिकोण के लिए हम निम्नलिखित कारण दे सकते हैं। क, हालांकि सुधार अवधि में विकास दरों में वृद्धि हुई है, परंतु यह एक व्यवसाय रहित वृद्धि रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात को अनदेखा करते हुए कि भारत श्रम प्रधान देश है, पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग करती है। ख, सुधारों ने निवेश की कमी के कारण कृषि को दुष्प्रभावित किया है, तथा इस क्षेत्र की वृद्धि दरों में सुधार अवधि में कमी आई है। ग, सुधारों ने दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन किया है। एक भारत जैसा देश जहां एक व्यक्ति पांचवां हिस्सा अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वहां माल, कुत्ते की भोजन, चॉकलेट और आइसक्रीम पर निवेश कर रहा है। घ, भारत के छोटे उत्पादक
विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिष्ठा बनाए रखने में असफल रहे हैं, अतः उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निजीकरण ले गया, उनके कर्मचारियों के लिए रोजगार स्थितियां बदतर हो गईं। सुधारों ने एक दोहरी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिसके अंतर्गत हम विश्व स्तर के अस्पताल और असहनीय सरकारी अस्पताल, विश्व स्तर के स्कूल और तंबू में चलाए जा रहे स्कूल एक साथ देखे जा सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में कोई निवेश नहीं किया और यदि किया भी तो ऐसा जो केवल भारत के अमीर वर्ग के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।